हेलो फ्रेंड्स, देर स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री लगभग पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो है पॉलिटी सीरीज के वो स्टार्ट किए हैं। और पॉलिटी में भी जो है प्रस्तावना, संविधान सभा और आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब को हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी इन सब से जो प्रश्न, इन चैप्टर्स से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन बिंदुओं से, जिन टॉपिक से, उन सब टॉपिक्स के बारे में जो है हम लोग कुल मिलाकर के जो जितनी जानकारियाँ यानी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ज़रूरी थी, वो हम लोग उन सब पर जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग इस क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, जिसे हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, तो ये मीन्स इसको जो है एक तरह से मूल अधिकार कह सकते हैं। लेकिन मूल अधिकार हम वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि मूल अधिकार जो है यानी फंडामेंटल राइट्स जो है, उसका जो जिक्र संविधान के भाग 3 में किया गया। और अनुच्छेद की अगर आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, तो आर्टिकल्स आपका 12 से लेकर के 35 तक उसका जिक्र किया गया था। किंतु ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका जिक्र जो है आपका संविधान के भाग 4 में किया गया है। और अगर आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल्स में आपका हो जाएगा इसका, यानी कि आपका 36 से 51। तो आपका भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, आखिर मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर ये मैं कह रही हूँ कि ये मौलिक अधिकार के समान ही है, तो फिर ये इनको अलग रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मीन्स मौलिक अधिकार का जो वो जिक्र है वह भाग 3 में किया गया है, और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो जिक्र है वह भाग 4 में किया गया है। आखिर कुछ तो डिफरेंसेस होंगे कि इस जिसके वजह से इन दोनों को अलग अलग पार्ट में रखा गया, अलग अलग अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स बनाए गए। दोस्तों, इसका मूल रीज़न ये है कि जब संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण करवाया जा रहा था, तो उस समय जो संविधान की सलाहकारी समिति के जो अध्यक्ष थे आपके BN राव जी थे। तो ये हम लोग जो है संविधान सभा वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं मूल रूप से इनके बारे में। तो ये जो BN राव जी थे, जो कि इस सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने जो है मूल अधिकार जब शामिल किया जा रहा था हमारे संविधान में, तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में, वो 2 प्रकार के रखे जाए। एक तो ऐसे मूल अधिकार रखे जाए फंडामेंटल राइट्स, जो कि तुरंत आपको लागू किया जाए और जिसमें अर्थ का कोई लेना देना, कोई काम ना हो। किंतु एक मूल अधिकार ऐसा रखना चाहिए जो कि अर्थ से संबंधित हो और जिसको कि बाद में भी लागू किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था थी, अच्छी नहीं थी। आज़ादी के समय जो है गरीबी, भूखमरी, बीमारी, इन सब चीज़ों से जो है देश जूझ रहा था। तो वहाँ पे क्या थी कि आर्थिक स्थिति चूँकि अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से जो मौलिक अधिकारों को है 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका फंडामेंटल राइट हो गया, जो कि जिसका भाग 3 में जिक्र किया गया, और आर्टिकल आपका 12 से 35 में। एक रखा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो कि आपका भाग 4 और आर्टिकल्स की बात करें तो 36 से 51 के बीच रखा गया। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ें रखी गई, जो भी तथ्य रखे गए, जो भी बातें रखे गए, तो ये इसलिए रखे गए क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो यह सरकार के लिए रखा गया कि जब भी सरकार सक्षम होगी, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लेगी, सरकार अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी, वह जो भी जब भी दक्ष हो, सक्षम हो, वह जब भी उसके लिए कैपेबल हो, तो जब भी वह नियमों का निर्माण करेगी देश के लिए, नागरिकों के लिए, तो वो जो इन 36 से 51 के बीच जो भी यानी इस
आर्टिकल के बीच जो प्रावधान या जो भी तथ्य जो है दिए गए हैं इस आर्टिकल्स के अंतर्गत, तो राज्य जो है नियम बनाने से पहले इन सब का जो है ख्याल रखेगी। तो मूल रूप से जो है राज्य के निदेशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, इसमें इन्हीं सब बातों को रखा गया। यानी कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दोस्तों, यह जो है यानी कि तुरंत लागू होने वाला था। यानी कि यह अधिकार जो था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है, यह तुरंत लागू होने वाला था और यह जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय था। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की, यानी आपकी जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी भी परिस्थिति में, तो आप जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी संविधान के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया था, किंतु जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें यह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मीन्स कि आप जो है नीति निर्देशक तत्व सरकार लागू करे कि नहीं करे, आप उसके लिए जो है आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, न्यायालय आपको न्याय नहीं दे सकती है। यानी यह सरकार की, यह राज्य की मर्जी है, वह जब लागू करे, जैसे लागू करे, आप उसके लिए जो है यानी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, आप कोई दबाव नहीं बना सकते। तो ये एक अंतर हो गया आपका कि यह जो है यानी फंडामेंटल राइट जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है और ये आपका नीति निर्देशक तत्व जो है आपका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कि यह जब भी, यानी इसमें यह देखा गया कि जब भी आप सरकार जो है, यानी यह जो है सरकार की मर्जी पर लागू छोड़ दिया गया कि आप यानी कि जिस टाइम सरकार सक्षम हो, सरकार उस टाइम इस पर नियम बनाए, उस पर कानून बनाए और उसकी सुविधा जो है उपलब्ध नागरिकों को कराए। किंतु जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो है असर, यानी उसको लागू जो तत्काल ही उसी समय किया गया। तो मूल रूप से ये दो अंतर हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपके फंडामेंटल राइट्स के बीच। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि यानी चाहे आप मौलिक अधिकार ले लीजिए, मौलिक कर्तव्य ले लीजिए, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स का प्रश्न बनता है आपका कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है मूल रूप से। आगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है दोस्तों, वह यह है कि यह जो है आपका सकारात्मक है, यानी राज्य के लिए सकारात्मक है, क्योंकि राज्य जो है यानी इस पर यह जो है न्यायालय के द्वारा जो है मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, तो इस वजह से जो है राज्य के लिए यह सकारात्मक है। यानी कि राज्य जो है राज्य की मर्जी के अनुसार, यानी राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वह अपनी सुविधा, अपनी सक्षमता, इस सब के आधार पर जो इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी, उसके ऊपर कानून की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये आपका राज्य के लिए जो है क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। दूसरा है दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें क्या होता है कि आप जो है मीन्स लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है इसका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है, यानी इसका मूल उद्देश्य, मूल मोटो जो है वह है कि एक लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना का प्रयास करना। तो यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि जिसमें कि आपको राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी सभी क्षेत्रों में जो है उसको सर्वांगीण विकास का जो है मौका दिया जाता है, वह अपना हर तरह से विकास कर सकता है। उसको ऐसी सुविधाएं राज्य के द्वारा, ऐसे माहौल, ऐसी सुविधाएं माहौल यानी मुहैया कराया जाए कि वह अपना यानी व्यक्ति जो है, नागरिक जो है अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। तो ये हो गया आपका लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर जो है सभी व्यक्ति समान होने चाहिए।
तीसरा है आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बाद जो है यानी नीति निर्देशक तत्व पर जो है आपका किन भावनाओं का, किन धारणाओं का असर है। तो इस पर जो है दोस्तों समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, इन 3 धारणाओं का जो है असर आपका राज्य के हमारे नीति निर्देशक तत्व पर देखा जाता है। मूल रूप से सबसे ज्यादा जो गांधीवादी विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम लोग आर्टिकल्स आपका 36 से 51 के बारे में भी डिटेल में जानेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी इसके तथ्य है, जो भी इसमें तत्व दिए गए हैं, जो भी इसमें दर्शाया गया है पॉइंट्स को, उनमें ज़्यादा जो है गांधी जी के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मूल रूप से इसमें समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधाराओं का जो प्रभाव देखने को मिलता है। तो आजकल जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जोड़कर भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक चीज याद रखिए कि जो आर्टिकल्स है आपके यानी 1 से 51 तक, यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 1, 2 में ये सारा चीज आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से इतने आर्टिकल्स से यानी 1 से 51 तक का प्रश्न तो पूछा ही जाता है आजकल। यानी प्रीवियस ईयर का आप कोई भी क्वेश्चन देखिए तो आपको दिखेगा कि इन सब से जोड़ करके यानी आर्टिकल से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जो है कम से कम 1 से 51 तक के आर्टिकल्स को तो याद कर ही लीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी जॉब में आप जाना चाहते हैं तो आपको 1 से 51 तक याद रहना ही चाहिए। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आप मंदिर में गए, मंदिर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ दिमाग लगाइए, वहाँ याद कीजिए कि मंदिर से संबंधित यानी धर्म से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। वहीं अगर आप कहीं बाल शोषण देख रहे हैं, बाल श्रम देख रहे हैं, कहीं बच्चा यानी 14 साल का बच्चा अगर आपका कहीं होटल में, कहीं चाय दुकान में, कहीं गैरेज वगैरह में, कहीं भी ऐसा क्षेत्र है वहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ दिमाग लगा कि ये किस आर्टिकल में हमने बाल शोषण के बारे में पढ़ा था। वहीं अगर कहीं छुआछूत की समस्या हो, ऊंच नीच जाति पाति का समस्या हो, तो आप वहाँ पर उस अस्पृश्यता वाला आर्टिकल आप याद कर सकते हैं कि कहाँ हमने अस्पृश्यता पढ़ा था, तो आर्टिकल 17 में। तो इस तरह से आप दैनिक जीवन जो दैनिक दिनचर्या है, आप उसके तहत जो है जब भी बाहर निकलते हैं या दिनचर्या में जब भी उस चीज़ को देखते हैं, आपकी नज़र के सामने आता है, तो आप उसको कोरिलेट करके अगर चलते हैं तो आपको आर्टिकल जो है आसानी से याद होगा। और वो आर्टिकल जब याद होगा तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो अगर आपको नौकरी सरकारी चाहिए तो आपको आर्टिकल कम से कम 1 से 51 तक याद रहना ही चाहिए। इसके बाद भी आपको बहुत सारा आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना ही पड़ेगा, बट आपको 1 से 51 तक तो मस्ट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि आपका 36 से 51 आपका हो गया या आर्टिकल हो गया आपका। और भाग की अगर बात करें तो भाग हो गया आपका 4, और न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और यह सकारात्मक है। और इसके बाद यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है प्रयास करता है। और इस पर जो है मूल रूप से समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, इन सब जो है धारणाओं का
इन सब बातों का जो है, इन सब भावनाओं का असर आपको इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो इन सब से जोड़कर जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसको मूल रूप से याद रखिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का सबसे मूल बिंदु यही है कि मौलिक अधिकारों को जो है संरक्षण प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा, यानी संविधान में जो है मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है संरक्षण दिया गया है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको संरक्षण नहीं प्राप्त है, यानी आप इसके लिए जो है कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। ये आपका मूल अंतर हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में। तो आइए हम लोग जो है अब एक एक करके जो है यानी 36 से 51 तक जो आर्टिकल्स है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले जो है अनुच्छेद 36 यानी आर्टिकल 36 को जानते हैं, क्योंकि 36 से ही जो है आपका आरंभ हो रहा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो 36 बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। 36 में जो है सिर्फ राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, मीन्स राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में बताया गया। तो यहाँ राज्य का अर्थ सिर्फ एक स्टेट से लेकर के नहीं है दोस्तों। राज्य का अर्थ यहाँ विस्तृत रूप से माना जाता है, मीन्स कि आपका स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उन सबको जो है राज्य के अंतर्गत ही शामिल किया गया। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी जितनी भी राज्य सरकारें हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं वो सारे जो हैं इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत यानी राज्य के अंतर्गत आते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य है राज्यों को जो यह निर्देश दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा कि वह जो है कानून अपनी सक्षमता, अपनी दक्षता, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है समय समय पर नागरिकों के सुविधा के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो है यह कानून बनाते रहे। जब जिस अनुसार उनके पास संसाधनों की पूर्ति हो, संसाधन उपलब्ध हो, उस अनुसार वह नागरिकों को इसके तहत कानून बना करके जो है सुविधाएं प्रदान करे, ताकि नागरिक जो है अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। तो यह जो है राज्य की परिभाषा आपका अनुच्छेद आपका 36 में दिया हुआ है। 37 बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 36 के समान ही, कि इसमें वही दिया हुआ है न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। मीन्स हम लोग पहले ही इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि जो न्यायालय में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। मीन्स अगर यह राज्य अगर इन सब नियमों को, जो भी ये आर्टिकल आपका 36 से 51 के बीच जो भी ये दिए गए हैं यहाँ पर नियम, तो वो उन पर अगर कानून नहीं बनाती सरकार, उनको लागू नहीं करती है, ये सुविधाएं, ये अधिकार अगर सरकार नागरिकों को नहीं देती है, तो आप उसके लिए जो है कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। इन मीन्स संविधान के अनुसार जो है यह नागरिकों को अधिकार नहीं दिएगा कि आप इसके लिए जो है जोर जबरदस्ती करें या सरकार के ऊपर जो है दबाव डालें। जिस प्रकार की हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखे थे कि हम लोग जो है अगर सरकार किसी भी तरह से हमारे अधिकारों का हनन करती है, हमारे किसी भी अधिकार को छीनती है किसी भी परिस्थिति में, तो वहाँ पर जो हम दरवाज़ा खटखटा सकते थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। किंतु यहाँ पर यह व्यवस्था नहीं है। मीन्स आप जो है इसके लिए राज्य की मर्जी है, इस नीति निर्देशक तत्वों को यानी 36 से 51 के मध्य जो भी आर्टिकल्स है उनको लागू करे अथवा नहीं करे, आप उस पर यानी सरकार पर आप बाध्यता नहीं दे सकते, यानी आप उसको जो है क्या कह सकते हैं कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप कानून के तहत जो उन पर दबाव नहीं डाल सकते। ये इनकी स्वेच्छा पर यानी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप जैसे 5 साल बाद चुनाव होता है तो आप इसका जवाब मीन्स मतदान के आधार पर आप दे सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट इसको यानी सरकार को आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ये हो गया आपका 37 यानी न्यायालय में जो यह परिवर्तनीय नहीं है। 38 जो है दोस्तों यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह जो हम लोग प्रस्तावना में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि प्रस्तावना में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो भारतीय नागरिक है उन सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाए। मीन सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, वर्ग विशेष, भाषा, क्षेत्र, किसी भी आधार पर जो है भारत के किसी भी नागरिक में कोई भेदभाव नहीं होगा। वह सामाजिक तौर पर जो है उनमें जो है समानता
होगी। आर्थिक का भी वही अर्थ हुआ कि मीन्स आर्थिक आधार पर जो है जाति धर्म वर्ग विशेष के आधार पर जो कोई भेदभाव भारत के नागरिकों के बीच नहीं होगा। राजनीतिक में भी वही हुआ, मीन्स कि किसी भी आधार पर जो है राजनीति में उनकी भागीदारी हो, चाहे वो मतलब कि इलेक्शन लड़ना चाहे वो वोटिंग करना चाहे, तो उसमें कोई भी जो है आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए, वह समान होना चाहिए। उन सबको जो है न्याय यानी एक समान होना चाहिए, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यह बात करता है अनुच्छेद आपका 38। उसके बाद है 39 में जो है दोस्तों संसाधनों का उचित वितरण, यानी संसाधनों का उचित वितरण का अर्थ है कि जो भी संसाधन है वह उन सब का जो है इस्तेमाल यानी वितरण जो है सरकार के द्वारा उचित ढंग से किया जाना चाहिए हर नागरिक में। मीन्स कहीं गरीब है तो गरीबी नहीं होना चाहिए, अमीर है तो अमीर नहीं होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ जो है दोस्तों इस चीज़ में भी समाजवाद का असर आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि इस पर जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर जो है समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो यहाँ संसाधनों का जो उचित वितरण है यह समाजवादी विचारधारा है। हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संसाधनों का उचित वितरण का अर्थ है कि जो है जो अमीर गरीब के बीच जो खाई है उस खाई को बढ़ने नहीं देना, बल्कि उसको कम करने का प्रयास करना है। जो भी राष्ट्रीय संसाधन है उन सब का इस प्रकार से उचित वितरण होना चाहिए कि ये जो खाई है कम होना चाहिए, और ना सिर्फ कम हो बल्कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक को जो है उसको उसके विकास का जो है उचित अवसर मिले और वह जो है आर्थिक संसाधनों का जो है समान उपयोग कर सके। तो यह यानी यह व्यवस्था और यह जिम्मेदारी किसकी है, तो राज्य की है। इसके अलावा जो है समान कार्य का समान वेतन, ये समान कार्य का समान वेतन का जिक्र जो है दोस्तों इसी में किया गया। मीन्स अगर स्त्री और पुरुष या कोई भी जो है अगर एक समान कार्य कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कर रहे हैं, एक ही क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। यानी लिंग जाति धर्म के आधार पर जो है वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हिंदू है तो उसे कम दिया जाए ज़्यादा दिया जाए, मुस्लिम है तो कम दिया जाए ज़्यादा दिया, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी कोई मतलब नहीं है, स्त्री पुरुष से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ काम कर रहा है कि समान कार्य के बदले समान वेतन होना चाहिए। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 39। अब हम लोग 39 का ए देखेंगे दोस्तों। यह जो आर्टिकल है मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था कि जब भी ABCD या फिर क ख ग घ कुछ भी आता है तो मीन्स समझ जाइए कि वह जो है किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि वह मूल संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ चूंकि 39A आया है तो यह यानी कि यह जो है संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और यह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो इसमें यह दिया गया दोस्तों कि 39A में कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना मीन्स कि जो भी हम देखते हैं जो भी ST SC अनुसूचित जाति जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया दोस्तों, वो सब भी जो इसके तहत ही आता है। यानी कि जो भी निचले वर्ग के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग है, उनको समान अवसर दे करके जो है उन्हें आम लोगों के बराबर उन समान स्थान लाने का प्रयास यानी अवसर सरकार को देना है, प्रयास करना है, अवसर देना है उन लोगों को समान अवसर दे करके उनके अपने सर्वांगीण विकास का। तो यह आपका हो गया 39 का ए। और यह कब जोड़ा गया, तो आपका 42वें संविधान जो जिसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, तो इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 40 भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इसमें पंचायत की व्यवस्था की गई। जो 73वां संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज से संबंधित है। तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जो इस पंचायत की व्यवस्था आपका की गई थी, यह आपका अनुच्छेद 40 में है। 41 में है दोस्तों कुछ दशाओं में काम पाने का हक।
तो इसका अर्थ हो गया कि जैसे कि कोई वृद्ध है, बीमार है, अस्वस्थ है या किसी भी परिस्थिति में है, तो उसे अगर काम की आवश्यकता है, उसे रोजगार की आवश्यकता है, तो सरकार जो है यानी राज्य जो है उसकी व्यवस्था करेगी, उसे जो है उसे काम की व्यवस्था, उसे रोजगार, उसे व्यापार की व्यवस्था उसकी करेगी। अब हम लोग 42 को देखेंगे। 42 में भी लगभग यानी कि 41 में भी आपका कार्य से संबंधित है दोस्तों, 42 भी लगभग यानी कि अगर कार्य है तो वह न्याय संगत है, यानी यहाँ कार्य की व्यवस्था के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है राज्य को 41 में, और 42 में जो है ये कहा गया कि क्या अगर कार्य दिया जाता है तो वह कार्य जो है आपका न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को रोजगार अगर मिलता है, उसे व्यापार करने का अवसर मिलता है, उसे काम मिलता है, तो वह न्याय संगत होना चाहिए, और वहाँ जहाँ काम करने का जो स्थान होना चाहिए वह मानवीय दशाओं वाला होना चाहिए, यानी कि कार्य न्याय संगत भी होना चाहिए, और जो स्थान हो, कार्य क्षेत्र हो, वह वहाँ की जो दशाएं हैं, वहाँ की जो स्थिति है मानवीय होनी चाहिए, मानवीय आधार पर वहाँ की दशा होनी चाहिए। तो ये आपका अनुच्छेद जो है आपका 42 में इस चीज़ का जिक्र किया गया। 43 भी यानी 43 भी लगभग उसी से रिलेटेड है दोस्तों, यानी अगर कार्य मिलता है यानी कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशाओं वाला होना चाहिए, और कार्य में जो है जो कार्य मिलते हैं वह निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, जो लेबर है, जो आपका कारीगर है, वह जो है उसे इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वह अपने जीवन यानी यापन का जो उसके जीवन यापन का जो साधन है, जो खर्च है, वह निर्वाह उसको यानी उसके जीवन यापन का निर्वाह होना चाहिए इस मजदूरी के थ्रू। तो इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उसका जीवन यापन आसानी से चल सके, मीन्स उसको निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। तीसरा हो गया आपका यानी अगला हो गया दोस्तों कुटीर उद्योग। तो ये कुटीर उद्योग के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह भी जो है गांधी जी की धारणा थी। तो यहाँ भी जो है आप गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि कुटीर उद्योग के बारे में गांधी जी जो है बहुत मतलब कि उसके बारे में सोचते थे, उसके विकास का, उसके उत्थान का बहुत प्रयास किए वो जब तक जीवित रहे। तो यहाँ पर भी जो है इसमें कुटीर उद्योग के बारे में जो है यानी सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस रोजगार के तहत जो कुटीर उद्योगों का भी ध्यान सरकार या राज्य रखेगी। अगला है दोस्तों 44, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका समान नागरिक संहिता। तो इसको आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, 44 यानी कि 44 है, यानी 44 है, और यहाँ पर क्या किया गया है समान नागरिक संहिता की बात की गई, यानी कि नागरिकों की समानता की बात की गई। तो यहाँ जो दोस्तों समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि जैसे आपका विवाह, तलाक, जो एडॉप्शन होता है यानी गोद लेने की प्रक्रिया है, चाहे जो आपका संपत्ति का जो जैसे अपने वारिस को देना, तो उस तरह की प्रक्रिया को है जो यानी उस तरह की प्रक्रिया जो है आपका नागरिक संहिता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ कहा गया है कि चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, इन सब के लिए जो है नागरिक संहिता समान हो। मीन्स विवाह का नियम, तलाक का नियम, संपत्ति के स्थानांतरण का नियम, चाहे अडॉप्शन का नियम, ये सब समान होना चाहिए। यह राज्य का कर्तव्य बनता है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू के लिए अलग है विवाह का नियम, तलाक का नियम, और मुस्लिम के लिए भी अलग है। अगर संपत्ति के वारिस की बात करें तो इसमें भी है जो बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है हमारे देश में, यानी कि मूल रूप से सरकार जो है इसमें सफल नहीं है। इस पर जो है कोई भी कार्य अब तक इतने बड़े पैमाने पर नहीं की गई है, तो यह सफल नहीं है। किंतु यही है इस नीति निर्देशक तत्व की खामी कि हम लोग इसको यानी इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं, सरकार को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। यह सरकार की मर्जी है, वह जब करना चाहे वह तब करेगी, नहीं करना चाहे तो वो नहीं करेगी। तो अब तक जो है कुल मिलाकर के इस चीज़ में सरकार की कोई भी यानी सफलता देखने को नहीं मिलती। हाँ, गोवा जो है दोस्तों, गोवा जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस चीज़ का यानी समान नागरिक संहिता का उपयोग किया गया है। बाकी जो किसी भी स्टेट में इस चीज़ को देखने को नहीं मिलता है।
तो यह हो गया 44। अब हम लोग देखते हैं 45। तो 45 में दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो है यानी कि इस पहले जो यहाँ पर था कि आपका जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी उनको है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना जो है आपका राज्य का कर्तव्य था। तो यह इसे उठा करके जो है यानी इस 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो आर्टिकल है वह उठा करके हम लोग जो मौलिक अधिकार जो यानी फंडामेंटल जो आपका इसमें पढ़े थे मौलिक अधिकार में जो पढ़े दोस्तों हम लोग उसमें हम लोग देखे थे कि जो 21A फंडामेंटल राइट में 21A में हम लोग देखे थे कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो करने का प्रावधान बताया गया। तो चूंकि यहाँ से ये आर्टिकल यहाँ उठा करके लाया गया 21 में, और 21 देखिए पहले आता है अगर काउंटिंग के हिसाब से भी देखिएगा, और आपका 45 बाद में आता है। तो यहाँ पर इसलिए चूंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर किया गया आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में। तो इस 2002 के तहत जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आपका 21A के तहत लाया गया। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया दोस्तों कि चूंकि 6 से ऊपर वर्ष के बच्चों का यहाँ आर्टिकल 21A में किया गया, तो यहाँ से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान आपका किया गया 45 में। यानी अनुच्छेद 45 जो है आपका 6 से कम आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा की बात करता है। अब आते हैं हम लोग 46। तो 46 जो है दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा की बात करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का BR अंबेडकर जी के भावनाओं धारणाओं का जो है आपका विचारों का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि जो BR अंबेडकर जी हैं उन्होंने जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए जो बहुत से कार्य किए। तो इस अनुच्छेद पर उनके विचारों का प्रभाव हम लोग मूल रूप से देख सकते हैं। बाकी जो है मूल रूप से ज़्यादातर जो है आपको गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव आपका इस DPSP में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है 46 अनुच्छेद जो है दोस्तों यह अनुसूचित जाति जनजाति से यानी इनकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी 45 आपका 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की व्यवस्था करता है शिक्षा की। यानी इस 6 से कम आयु वर्ग के शिक्षा में बच्चों की शिक्षा में जो है सभी वर्ग के लोगों के बच्चों की शिक्षा आ गया। किंतु यहाँ जो है मूल रूप से अनुसूचित जनजाति और जाति की शिक्षा की बात यह अनुच्छेद 46 करता है। और उसके बाद जो है इनके आर्थिक और सामाजिक न्याय। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही उसका अर्थ हुआ दोस्तों आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो है बराबरी करने का यानी कि राज्य के द्वारा जो है प्रयास किया जाना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। तो ये हो गया आपका 46वां अनुच्छेद। इसके बाद 47। तो अनुच्छेद 47 में जो है दोस्तों मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी का जिक्र किया गया है। यानी राज्य जो है शराबबंदी का मद्य निषेध का प्रयास करेगा। उसके बाद हालांकि इसमें आपको बहुत कम सफलता यहाँ भी देखने को मिलती है दोस्तों। किसी भी राज्य में मतलब बहुत कम ऐसे राज्य है जो पूर्ण रूप से मद्य निषेध घोषित कर पाया है। हालांकि बिहार राज्य ने इसमें पहल की है और बिहार में जो है अभी मद्य निषेध लागू है। तो यहाँ 47वां अनुच्छेद जो है मद्य निषेध की बात करता है। उसके बाद यानी मद्य निषेध होने के बाद पोषाहार और स्वास्थ्य की बात करता है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह मद्य निषेध करे यानी शराबबंदी करे नशाबंदी करे और उसके बाद पोषाहार की व्यवस्था करे नागरिकों की और उनके स्वास्थ्य का भी देखभाल उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी करना राज्य की जिम्मेदारी है। यानी इसकी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी मद्य निषेध की और पोषाहार की और उनके नागरिकों के स्वास्थ्य की। अगला जो 48वां अनुच्छेद है दोस्तों वह है कृषि।
तो यहाँ भी देखिए कृषि पशुपालन दुधारू पशु, यह भी विचारधारा दोस्तों गांधीवादी विचारधारा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो है गांव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, गांव के विकास, कुटीर उद्योग के विकास। उनका मानना था कि भारत की जो 70% जो जनसंख्या है वह हमारे गांव में निवास करती है, तो वह जो है गांव के विकास पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इस वजह से यहाँ जो है कृषि पशुपालन और दुधारू पशु इन सब की व्यवस्था, इनको संरक्षण, इसका पोषण पर जो है राज्य को ध्यान देना है, इसकी व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद बताता है आपका 48, यानी 48 में जो है कृषि पशुपालन और दुधारू पशुओं की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग 48A, यह भी दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन, वो आपका 1976 इसके तहत जोड़ा जाएगा। यहाँ जो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों 6 से 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, तो यह आपका हो गया 86वां संविधान संशोधन आपका, जो कि 2002 में हुआ। और अगर कोई भी मतलब कि शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है दोस्तों, कि शिक्षा से संबंधित, चाहे 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हो या 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हो, तो जब भी वह आएगा तो वह आप आंख मूंद करके जो है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था आपका, उसको आप टिक कर सकते हैं। तो ये जो यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का जो जिक्र है मौलिक अधिकार में भी हम लोग देखें 21A में किया गया है दोस्तों। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य वाली, यानी कल की जो क्लास थी उसमें भी हमने देखा कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह भी बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, यानी कि आपका 6 से 14 वर्ष से आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। और यहाँ पर भी देखिए आपका शिक्षा से संबंधित आपका आर्टिकल आ गया नीति निर्देशक तत्व में। तो ये सारा जो है आपका इस 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो चलिए हम लोग 48A देख रहे थे, पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण में भी दोस्तों यह भी हम लोग मौलिक अधिकार 21 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके तहत जो पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई थी। तो यहाँ पर भी जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में मूल रूप से रखा गया है, यानी राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण की और ध्यान देगा, पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण को पोषित करेगा, उसका उचित रख रखाव और देखभाल की व्यवस्था करेगा। तो यह 48 का A में यह व्यवस्था की गई है। अब आते हैं हम लोग 39वां आर्टिकल, यानी आर्टिकल 49 में दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों आदि का संरक्षण, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, इस तरह के जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी, उनकी व्यवस्था जो है राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो यह मूल रूप से आपका 39वां आर्टिकल में दिया है। अब आते हैं हम लोग 50। तो 50 में दोस्तों 50-50 पे हम लोग आ गए हैं। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की यहाँ बात की गई। मीन्स अगर कार्यपालिका न्यायपालिका से मिल जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि लोकतंत्र के लिए वह अच्छा नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि कार्यपालिका के तहत सरकारें आती है, यानी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, और न्यायपालिका के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है। तो अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों मिल जाते हैं तो वह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहाँ जो है लोकतंत्र का एक तरह से कह सकते हैं कि हत्या के समान वो होगा। तो यहाँ जो है 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 50 में यह जिक्र किया गया। अब हम लोग अंतिम अनुच्छेद आते हैं 51।
तो ये 51वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, यानी ये 50 तक जितने भी अनुच्छेद है यह भारत के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों से संबंधित है, उनके विकास के लिए है, उनके संरक्षण के लिए, उनके हितों के लिए है। किंतु यह 51वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। यानी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, उसकी अभिवृद्धि का जो है प्रयास करेगा। यानी यह जो है 51वां अनुच्छेद आपका, यानी कि भारत के नागरिकों से नहीं बल्कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपका आर्टिकल है 51वां। तो कुल मिलाकर हमने दोस्तों आपका 36 से 51 आर्टिकल हमने देखा। हमने इसमें देखा कि मूल रूप से जो है ये आपका डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में आते हैं। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 के मध्य ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। और यह जो है मौलिक अधिकारों से इस प्रकार से भिन्न है कि मौलिक अधिकारों को जो है संविधान के द्वारा जो है कोर्ट से संरक्षण, यानी हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त है। मीन्स आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य लागू नहीं करते हैं, आपको इसकी सुविधा नहीं देते हैं, तो आप जो है इसके लिए जो है कोर्ट या न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, उसको आप जो है दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ये व्यवस्था दे, ये नियम लागू करे अथवा नहीं करे। तो मूल रूप से जो है आपका ये अंतर देखने को मिलता है आपका 36 से 51 के मध्य। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितनी भी बातें थी जुड़ी हुई दोस्तों, जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, मैंने लगभग सबको बताने का प्रयास किया। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है मैसेज के थ्रू मुझे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो कैसे लगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले ये टॉपिक? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।